नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। अब सभी को इंतज़ार 23 नवंबर का है, जब ईवीएम जो है वहाँ पर वोट जो हैं वो गिने जाएंगे ईवीएम में और चुनाव रिजल्ट का पता चलेगा। काउंटिंग के दिन इंडिया डेली आपको सटीक और सबसे पहले रुझान तो दिखाएगा ही और उसके नतीजे भी दिखाएगा, लेकिन इंडिया डेली के साथ जुड़े रहें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि रिजल्ट को लेकर आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। विभिन्न एजेंसियों ने वोटिंग पैटर्न को लेकर सर्वे किया है, हालांकि सर्वे कई बार पूरी तरह से फेल भी साबित हुए हैं। हरियाणा चुनाव इसका ताज़ा उदाहरण है, जब सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की सरकार बनते दिखाया था, लेकिन नतीजों में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल्स के सर्वे क्या कहते हैं, पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता दिख रहा है, ये हम आपको महा एग्जिट पोल में दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए दोनों राज्यों में वोटिंग पैटर्न आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है, जबकि झारखंड में 5 बजे तक रिकॉर्ड 67.59% वोटिंग का रहा है। फाइनल आंकड़े में वोटिंग प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। महा एग्जिट पोल पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं वोटिंग पैटर्न पर। क्या कहता है महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न? महाराष्ट्र की जनता ने सत्ता पक्ष के लिए वोटिंग की है या फिर बदलाव के लिए? तो वोटिंग पैटर्न जिस तरह का है उसमें हमें साफ दिखाई देता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में मुझे दिखाई देता है कि जो विधानसभा पिछली बार हुए थे उससे कम इस बार मुझे परसेंटेज ऑफ वोट दिखाई देता है। लोकसभा की भी अगर मैं बात करूं, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी महाराष्ट्र की बात की जाए तो भी 64 पॉइंट समथिंग वहाँ पर वोट पड़ा था। इस बार अभी तक जो है 58.22% है। साथ ही अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में अगर फर्स्ट फेज़ की बात करें तो 66% वोट पड़ा था। अगर हम अभी तक सेकंड फेज़ की जो आज संपन्न हुआ उसकी बात करें तो 67.59% वोट पड़ा है। ये अगर सेकंड फेज़ से हम कंपेयर करें 2019 से तो जो विधानसभा में वोट पड़ा था तो वो 67.04 था। तो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि इस बार सेकंड फेज़ में ज़्यादा पड़ा है, लेकिन मैं अगर विधानसभा 2019 से इसका जो कंपैरिजन करूं या उसकी तुलना करूं तो तब 69.1% था, जो काफ़ी इससे ज़्यादा था। लोकसभा में ज़रूर जो वोट पड़ा था पिछली बार जो चुनाव हुए 2024 में, उसमें झारखंड में जो वोट पड़ा वो 66.7% था। तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो लगता है कि इस बार जो है जो झारखंड है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज़्यादा वोट किया है। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center. मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में जो हम करने जा रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल जो है वो क्या दिखा रहे हैं, किस तरह की जो तस्वीर है उभर के आ रही है। मेरे साथ नीलेश खरे हैं, चीफ एडिटर सकाल के रहे हैं। सकाल अखबार आप जानते हैं महाराष्ट्र का एक प्रमुख अखबार है। जिगर दोषी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजीत शुक्ला जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, वो पूरा एनालिसिस देंगे आपको कि किस तरह से जो है चुनाव को जो है देखा जाता है, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है और क्या उनका क्या ख्याल है, जो ये पोल ऑफ पोल्स है उसमें वो क्या मानते हैं। मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी जुड़ेंगे, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं नीलेश खरे जी से, सकाल के चीफ एडिटर हैं। नीलेश जी, स्वागत है इस चर्चा में आपका।
कैसे देखते हैं इस ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसको कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में जो अभी तक हुई है? जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि चाहे वो विधानसभा पिछला था या फिर लोकसभा था, दोनों में ही ज़्यादा वोट पड़े थे, इस बार कम वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र में इस पैटर्न को क्या देखेंगे, किस तरह से आप देखेंगे, क्या किस ओर चुनाव जा रहा है? जी, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां बनी हैं वो बड़े पैमाने पर चिंताजनक स्थिति के तौर पर स्थितियों को ले जा रही है, और यही कारण है कि लोगों की उदासीनता जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ती जा रही है और लोग जो है वो वोट करने से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो 3 दिन की छुट्टियां लगातार आई, उसके बाद केवल 1 दिन की अगर आप छुट्टी ले लो तो आपको 5 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थी। तो ये भी कारण था कि मुंबई और पुणे के लोग जो कि हॉलीडे मूडी होते हैं वो लोग ज्यादातर बाहर जाते नजर आए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 70 सालों में जिस धरातल पर नजर आई और जिस प्रकार की गंदगी नजर आई, उसका कारण साफ तौर पर रहा कि लोग नहीं चाहते थे कि वो वोटिंग मशीन तक जाए, वो अपना वोट दे, और उसका कारण रहा कि कुछ पैमाने पर यहाँ पर वोट जो है वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर सामने आते नजर आ रहे हैं, पर 1 घंटे में भी अगर हम पकड़ ले तो वो 2 से 3% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आएगी। उसके बावजूद भी ये लगता नहीं है कि आंकड़ा जो है वो सही तौर पर सामने आएगा। इसलिए ये तो साफ तौर पर है कि आम जनता जो है वो राजनेताओं से उकता गई है। जिस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है उससे उकता गई है, और उसी का कारण है कि यहाँ पर वोट परसेंटेज कम होता नजर आ रहा है। जिगर जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। आप क्या देखते हैं, क्यों आखिर जो है ये वोट परसेंट कम होता है? मैं ये मानता हूँ कि इससे कोई खास जो है आप निष्कर्ष शायद नहीं निकाल सकते हैं कि कितना वोट जो है पड़ा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि चुनावों में लोगों की रुचि ज़्यादा है या फिर उदासीनता है, इस ओर ज़रूर इशारा करता है। आप किस तरह से देखते हैं? वैसे भी अर्बन इलाकों में तो आप मान के चल सकते हैं वैसे भी वोटिंग परसेंटेज कम होता रहा है, लेकिन आप रूरल इलाकों में अगर देखें तो क्या आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र में किस तरह का चुनाव रहा है? बिल्कुल, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में भी कहा, मेरे ख्याल से ये जो पूरा चुनाव हुआ है और पिछले काफी समय से जो चुनाव हो रहा है उसमें एक बात साफ देखने को मिल रही है कि भारत का जो मतदाता का मानसिक है या जो उनका मन में जो चर्चा चलती है या आसपास जो डिस्कशन चलते हैं अपने रिश्तेदारों से या परिवार से या जो भी है, उसमें उदासीनता बिल्कुल देखने को मिलती है। मुद्दे कई सारे होते हैं, जैसे अभी आगे हमने डिस्कशन सकल ग्रुप के जो एडिटर है उन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, उसके हिसाब से लोगों को मन में एक विश्वास जो होता है राजनेताओं के प्रति वो उठ जाता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे जो घरेलू इश्यूज होते हैं रोजमर्रा की जीवन में, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी वगैरह कुछ भी, तो उस चक्कर में लोग ये धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जो भी नेता आकर बैठेंगे सत्ता में वो शायद हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना हमें उनसे अपेक्षा है। इसी वजह से मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज में कई बार हमने देखा है पिछले कुछ 2-4 वर्षों के अंदर की उदासीनता देखने को मिल रही है। जहां तक बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपने एक आंकड़ा दिया पिछले विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज था। मेरे पास लोकसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज भी है और उसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बिल्कुल वोट प्रतिशत में चेंज आया था, एमवीए को मेरे ख्याल से 43.71 आसपास वोट परसेंटेज मिले थे और महायुति है उसे 43.55% मिले थे। ज्यादा फर्क नहीं था। पर आज की तारीख में अब ये देखने लायक बात होगी कि 23 तारीख को क्या नतीजा आएंगे, क्योंकि एक हंग असेंबली या एक फ्रैक्चर्ड असेंबली काइंड ऑफ जो अभी सिचुएशन दिख रही है वो साफ दिख रही है। एक चीज ये भी है कि जो वोट जिहाद और वोट धर्मयुद्ध की बात चल रही है वो भी कई सारे इलाकों में देखने को मिल रहा है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट दिख रही है कि जितने भी घटक दल है, जितने भी लोग हैं, चाहे महायुति में हो चाहे महाविकास अघाड़ी में हो, उनके प्रति जनता के अंदर जो विश्वास पैदा होना चाहिए या उनकी जो स्कीम है या योजना है या जो संकल्प पत्र है वो जनता को इतना भरोसा अब नहीं बैठ रहा, वो साफ दिख रहा है। अगर आप विदर्भ की बात ले ले या मराठवाड़ा की बात ले ले, मुझे लग रहा है ये चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई किंग मेकर बन के उभरेगा तो निर्दलीय उभरेंगे। उसके अलावा मराठा वोट्स, ओबीसी वोट और अल्पसंख्यक वोटों का भी काफी खासा असर रहेगा। जिस तरीके से मनोज जरांगे ने जो मराठा पूरा आंदोलन किया था
और तकरीबन 100 सीटों पर मराठा वोट असर करते, तो ये सारी बातें इंपैक्टफुल जरूर रहेगी। भाजपा के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मुझे लगता है अगर 100 से ऊपर ज्यादा पार कर लेते हैं तो शायद उनके लिए मामला आसान रहेगा, पर 80-90 के आसपास रहते हैं तो बाकी फिर जो पावर का एपी सेंटर जिसे हम कहते हैं वो किंग मेकर बनेंगे, या तो जैसे हम हमेशा चर्चा करते होते हैं अलग अलग डिबेट्स में कि पावर हमेशा पवार फैमिली के पास रहती है, पर इस बार मुझे दिख रहा है कि इस बार का जो पावर है वो शिवसेना के पास भी जा सकता है। तो देखने वाली ये बात होगी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है महायुति में और अजित पवार दादा का जो एनसीपी गुट है उनकी कितनी सीट्स आती है, उसी के ऊपर भाजपा का आगे का पूरी जो रणनीति है वो लेखा जोखा रहेगा। तो एक आध आंकड़ा अगर हम जैसे ये सारे पोल्स ऑफ पोल हम देख रहे हैं पिछले 1 घंटे के अंदर अंदर, उसमें बहुत सारे आंकड़े अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर महायुति 135-140 आसपास आ जाती है और सामने एमवीए महाविकास अघाड़ी है उसकी 125 आसपास भी सीट रहती है, तो ये बिल्कुल जबरदस्त एक जिसे कहते हैं कांटे की टक्कर बन जाएगी। 23 तारीख को जोड़ तोड़ की राजनीति हमें देखने को मिलेगी। अगर महायुति 153-154 के ऊपर अगर क्रॉस कर जाती है तो शायद बड़ा आंकड़ा दिख सकता है। पर आज चलिए की इसका तारीख मैं में जो थोड़ा सा आपको अब माहौल जो वेरियस जो एग्जिट पोल्स हैं उनका भी आंकड़ा बता देता हूं, शायद आसान होगा उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाना। तो अगर हम वेरियस जो एजेंसीज ने पोल किए हैं, मैं पी मार्क की बात करूं तो एनडीए जो है उन्होंने 137 to 157, एमवीए जो है 126 to 146, अदर्स 2 या 8 इस तरह से उन्होंने दिया है। पीपल पल्स की बात करें तो फिर एनडीए जो है 175 to 195, एमवीए जो है वो 85 to 112 और अदर्स 7 से 12। मैं मार्टीज की बात करूं तो उनके जो आंकड़े हैं वो 150 से 170 जो हैं वो एनडीए के लिए हैं। अगर मैं बात करूं एमवीए की तो 110 से 130 और अदर्स की बात करें तो 8 से 10। अगर एक लोकशाही मराठी रुद्रा का भी पोल है उसको भी बात करें तो 128 से 142 सीटें उन्होंने जो है वो एनडीए को दी हैं, 125 से 140 जो है एमवीए को दी हैं और 18 से 23 सीटें जो है अदर्स को दी हैं। तो मेजरली अगर मैं और भी बात करूं, चाहे चाणक्य की बात करूं या बाकी सब की बात भी करूं, तो मेजरली जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं जो है वो महायुति को दिखाई गई है। मैं एक बार फिर यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है एग्जिट पोल जो हैं वो सच हो जाए, हमने हरियाणा के चुनाव में देखा है, लेकिन एक जो है एक ज़रूर संकेत ज़रूर देते हैं कि किस तरह से शायद लोग जो हैं उनके मन में क्या बातें हैं। मैं अजीत शुक्ला जी से जानना चाहूँगा, उनका तो पूरा जो रिसर्च है उसी पे होता है, तो सेफोलॉजिस्ट हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, आप ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात है कि सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी किया होगा, बड़ी मेहनत के साथ किया होगा, तो मैं उनको किसी को भी जो है वो डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो उनका क्या मेथोडोलॉजी रहा है और वो किस तरह से किए हैं, अलग अलग तरीके से किए होंगे, मैं किसी के ऊपर में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है वहां पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को अगर देखेंगे आप तो महाराष्ट्र में एक राज्य में कम से कम 5-6 राज्य हैं, जैसे विदर्भा है। विदर्भा का अलग राजनीति है, वहाँ कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है। अगर दूसरी तरफ आ जाइए तो फिर मराठवाड़ा है, वहाँ पे जरांगे का मनोज जरांगे का पिछली बार फैक्टर चला था। उसके बाद फिर जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र है, जहाँ पे बहुत सारे शुगर मिल्स हैं और किसानों का डिस्ट्रेस वगैरह ये सब मुद्दा रहा है। अब जो है नॉर्थ महाराष्ट्र जो है वहाँ कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा कार्य करता है। अगर आप मुंबई और ग्रेटर मुंबई की बात करते हैं जहाँ 36 सीटें हैं, वहाँ वो लघु भारत है, वहाँ पे साउथ इंडियन भी हैं, नॉर्थ इंडियन भी हैं, गुजराती भी हैं, मराठी भी हैं, और वहाँ पे एक तरह से मिक्सचर है वो, तो वहाँ का एक अलग फ्लेवर होता है। आप कोंकण और ये खाने की बात करते हैं तो वहाँ अलग होता है। तो पिछला अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिहाज से अगर हम वोट शेयर को देखते हैं तो अगर पिछला इलेक्शन देखते हैं तो विदर्भा में लगभग 9% की बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को इससे महायुति से, और मराठवाड़ा में जो है लगभग 15% की बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को, जबकि जो है नॉर्थ महाराष्ट्र में जो है वो भाजपा को आंशिक बढ़त थी, और कोंकण और जो थाने वाला रीजन है उसमें भाजपा महायुति को बढ़त थी। और अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में वोट शेयर कांटे का था,
लगभग पॉइंट्स में थे दोनों तरफ। नॉर्थ महाराष्ट्र में भी कांटे की थी और जो है मुंबई वाले भी रीजन में कांटे की थी, लेकिन जो है सीट शेयर के लिहाज से मुंबई में जो है वो महाविकास आघाड़ी को थोड़ा फायदा हुआ था। लेकिन अभी जो है 4-5 महीने में जो लाडकी बहना योजना आया उसका बहुत ज्यादा पेनेट्रेशन हुआ है, और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से या महायुति की तरफ से बहुत सारे कोर्स करेक्शन किए गए हैं। तो अब ये चीज देखना पड़ेगा। अभी तो ये जो कारण है उन पे आऊंगा। देखिए, आपने नॉर्थ महाराष्ट्र की बात की, बहुत सारी बात की जाती है भाई। नॉर्थ महाराष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा कृषि जो है वहाँ बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जो वेजिटेबल बोलते हैं उसे महाराष्ट्र का, तो वहाँ बात होती रही थी कि वहाँ किसान बड़ा नाराज़ है, क्यों वहाँ पे जो फसलें हैं उसके सही दाम नहीं मिलते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। तो क्या ऐसा कारण है कि नॉर्थ महाराष्ट्र जो है वो जो है महायुति के लिए वोट करेगा? देखिए, पहले तो कुछ बड़े नेता थे जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो लोग शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में और महायुति में, और वहां पे जो है लोकसभा चुनाव में जो है वो एक नैरेटिव पे चुनाव हुआ था। लेकिन अभी का जो इलेक्शन है वो डिफरेंट हो गया, वो लोकलाइज तरह से हो गया, सीट टू सीट इलेक्शन हो गए हैं ये। तो किसी भी पॉलस्टर्स के लिए या किसी चुनाव विश्लेषक के लिए ये बताना बड़ा कठिन हो जा रहा है। कोई भी स्पष्ट रूप से आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कीजिएगा तो वो अपने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 2 बैक टू बैक जो है पीछे, चाहे वो 400 पार वाला रहा हो या ये इससे बाद वाला जो इलेक्शंस हैं हरियाणा का, वो रिसेंटली गलत साबित हुए हैं। इसलिए जो है वो बहुत गौर से और बहुत ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा हर चीजों को। तो उसपे चेंजेस ये आया, सबसे पहले तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया कि वो भाव को जो है फिर से निर्धारित करने की कोशिश की, प्लस जो है बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फिर से वापस शामिल हुए महायुति में। और दूसरा एक चीज है कि वहां पे कई योजनाएं सरकार ने, एक सिर्फ लाडकी बहना योजना नहीं, कई योजनाएं उन्होंने एक साथ शुरू की, तो उन सब का कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। दूसरा जो कास्ट फैक्टर जो उनके अगेंस्ट किया था उसको कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है। जैसे पहले होता था क्या कि जो विदर्भा एरिया में जो है पहले चल रहे थे कि भाई ADMK, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुणबी जो है फैक्टर चला था। इस बार जो है बीजेपी ने एक माधव फैक्टर को जो है वो यूज किया है, तो माधव फैक्टर में ये तो लोकसभा में भी यूज किया था। मैं जो है नीलेश खरे जी के पास जाना चाहूँगा कि जहाँ जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विदर्भ की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी कॉटन और सोयाबीन किसान, तो MVA जो है उसने बड़ा बढ़ चढ़ के कहा सोयाबीन का हम दाम जो है वो बहुत बढ़ा देंगे, उसमें जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि 7,000 पर क्विंटल कर देंगे उसका दाम। तो आपको लगता है कि विदर्भ जो कि पहले से जो है बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल जो है वो दिखाई देता है, वहाँ पर जो है बीजेपी या फिर ये कहूँ महायुति बेहतर कर पाए? राहुल, विदर्भ इस बार बड़ा ही पेचीदा बना हुआ है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा में भी अगर आंकड़ों पर आप नजर डालें तो वहां पर 11 में से केवल एक ही सीट बीजेपी बचा पाई थी और वो नाम था नितिन गडकरी, और वो भी कैंडिडेट के चलते बच पाई, वरना वो सीट भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती थी। अगर अभी की स्थिति अगर हम देखें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर विदर्भ की अगर बात करते हैं तो विदर्भ में कास्ट फैक्टर है, कुणबी को इससे पहले ही ओबीसी मिल चुका है। यानी जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रयास किए थे कुणबियों को मराठा कास्ट में जो कुणबी है उनको ओबीसी बनाने के, उनके लिए आरक्षण की सुविधा देने के, इसका फायदा इनको यहाँ पर होता नजर नहीं आता। इसलिए जरांगे फैक्टर जो है वो विदर्भ में काम नहीं करता। पर विदर्भ की जमीन हमेशा कांग्रेस की जमीन रही है, हालांकि 2014 के बाद स्थितियां बदली, पर वो वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस विदर्भ के लोग मुख्य तौर पर। और ये कारण रहा कि कांग्रेस वहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी करती नजर आई है। इस बार बीजेपी ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं, और प्रयास ये रहे हैं कि आखिर जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बनाया जाए, और आदिवासियों के लिए जो वोट, जिस प्रकार का एक आरक्षण है उसे बचाए रखने के लिए किस प्रकार से बीजेपी प्रयास कर रही है, ये भुनाने की कोशिश हुई है। नितिन गडकरी खासे एक्टिव यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते जो एक बड़ा सेटबैक नजर आया था लोकसभा में वो यहाँ पर नहीं होगा। इसी के साथ साथ आप मराठवाड़ा भी अगर बता दें हमें। देखिए 2014 में बीजेपी 15, 2019 में 16, लोकसभा का चुनाव अगर देखें तो 0। तो अगर
मराठवाड़ा में भी क्या फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं कि क्या आखिर वहां पे क्या बदल जाएगा लोकसभा चुनाव के संदर्भ से बात? देखिए, लोकसभा में मराठा आरक्षण का विषय जो था वो सबसे ज्यादा गहराया हुआ था, वो मराठवाड़ा में था। और इस बार अगर कोई और मुद्दा मराठवाड़ा को झंझोड़ रहा है तो वो है मुख्य तौर पर सोयाबीन का। सोयाबीन का रेट जो है वो लगभग 2500 से 3000 चल रहा है, जो कि बुआई और बाकी जो खर्च है सारा वो लगभग 6000 से 6500 तक आ रहा है। तो किसान खासा परेशान नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर, और यही मुद्दा है कि जिसके चलते यहाँ पर मराठा आरक्षण और सोयाबीन के मुद्दे को लेकर बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक जो है वो नजर आ सकता है। यहाँ पर अशोक चौहान जैसे नेताओं को अपने साथ लाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते 1 या 2 सीटों पर जो है वो बीजेपी अपने आप को बचा पाएगी या सीटों को बरकरार रख पाएगी। मगर ये 2 चीजों का सेटबैक जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर नजर आएगा। इसके लिए हालांकि बीजेपी ने करेक्टिव मेजर्स भी लिए, जिसमें मराठाओं के खिलाफ ओबीसी जो है उस फैक्टर को इस्तेमाल, जो हरियाणा में हुआ। मैं इस वाले मामले पर ओबीसी वर्सेस मराठा जो है, मैं जिगर साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक और मुद्दा है कि क्या जो बीजेपी है, जो युति है, क्या वो ओबीसी वर्सेस मराठा का जो प्रॉब्लम है उसको संभाल पाएगी? माना जाता है लोकसभा चुनाव में ऐसा जो मामला है वो संभाल नहीं पाई और ओबीसी कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष की तरफ खिसका। आपको क्या लगता है कि अब ऐसा कुछ बदलाव हो गया है? जबकि एमवीए मैं देखता हूं कि वो बाकायदा मराठा आरक्षण की बात करता है, वो मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात करता है, बाकियों के लिए करता है। तो ऐसा कोई जो ओबीसी के लिए माधव फॉर्मूला था वो क्या महायुति का चल जाएगा इस पर? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा आज की तारीख में काफी गरमाया हुआ है, मराठा वर्सेस ओबीसी का जो मुद्दा है। पर मुझे फिर भी ये नहीं लग रहा है कि भाजपा इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, या महायुति है जो उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करने में या मैनेज करने में कामयाब होगी, क्योंकि उसका एक बहुत मूलभूत प्रश्न है। आप देखिए, दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर महाराष्ट्र की वोट पैटर्न या जो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो आप देखें, तो मराठा जो है उसका एक जो अस्मिता है, मराठा अस्मिता, वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे वहां पर बुनाया जाता है अलग अलग पार्टियों द्वारा, खास करके शिवसेना द्वारा। जब से मतलब बाला साहब ठाकरे के समय से ही अगर हम देखें तो एक मराठा अस्मिता की बात हमेशा बहुत जोरों शोरों से चर्चा की जाती है। तो मराठा वर्सेस ओबीसी में ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रही है कि कहीं ना कहीं महायुति को कोई ना कोई एक वोट बैंक का नुकसान थोड़े बहुत अंश पर जरूर झेलना पड़ेगा। और वो जो परसेंटेज में सोच रहे होंगे, जैसे विदर्भ में तकरीबन 62 सीट है और मराठवाड़ा में 46 सीट है, तो मुझे लगता है ये दोनों अगर जो जगह है वो मिला के भाजपा को और महायुति को अगर वो चाहते हैं या सोच रहे होंगे कि 50-60% के आसपास भी उनकी सीट कवर हो जाए, तो मेरे ख्याल से वहां उन्हें झटका लग सकता है। मराठा वर्सेस ओबीसी मैनेज करना, किसानों के जो मुद्दे हैं विदर्भ में वो मैनेज करना, वो आज की तारीख में इतना आसान नहीं है। और साथ साथ में एक चीज ये भी है कि मराठा अस्मिता के बारे में जो कहा गया, मनोज जरांगे ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन के दौरान बिल्कुल पिछले 5-7-10 दिनों के अंदर अंदर भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जो कहा, जो बयानबाजी हुई, वो ब्राह्मण नेता है या अलग अलग तरीके से जो भी बयानबाजी हुई, उसने वो बहुत सारी इम्पैक्ट मराठवाड़ा में जरूर की होगी। और मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट भाजपा को बिल्कुल बूथ स्तर लेवल पर जाकर सॉल्व करने की जरूरत थी, पर इतना इस बार नहीं दिख रहा है। नेता भी काफी कटे बटे दिख रहे हैं, संगठन का भी अभाव दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नुकसान उन्हें इस बार उठाना पड़ेगा। या तो उन्हें मराठा वोट बैंक से थोड़ा वोट मिल जाएगा या ओबीसी वोट बैंक से, दोनों को लड़ाने से जो वोट उनका अगर टोटल टैली है, उनको लगता होगा कि एक वोट बैंक जाएगा शिवसेना शिंदे की तरफ और एक वोट बैंक आएगा भाजपा की तरफ, तो ये देखना मुश्किल हो रहा है इस बार। मैं एक और जो मामला है उसे भी उठाना चाहूँगा कि देखिए 76, और मैं खास तौर से अजीत शुक्ला जी को इसमें लाना चाहूँगा, 76 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, सीधी सीधी टक्कर है। इसमें 36 सीटें ऐसी है जो कॉटन बेल्ट विदर्भ जो है उसमें पड़ती हैं, वहाँ पर जो है फाइट हो रही है। आपको क्या लगता है सीधी फाइट में जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पहले तो वहां पे विदर्भ एरिया में जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पे कांग्रेस की जड़ें शुरू से मजबूत रही हैं और कांग्रेस में जो है लोकसभा के चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह का संचार हुआ है। तो कांग्रेस अच्छे से लड़ेगी, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उन सीटों को बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का इलेक्शनियरिंग जो है
वो 100 टाइम्स बेटर है कांग्रेस अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सारे जो है तरकीब लगाती है। तो वो देखना पड़ेगा कि आगे कैसे ये लड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक मुश्किल है। हालांकि पूरे विदर्भा में जो है आंशिक रूप से महाविकास आघाड़ी ही थोड़ा आगे लग रही है आज की डेट में। मैं एक एक करके आपसे सबसे एक एक पूछना चाहूँगा। पहले चलते नीलेश जी, आप मराठवाड़ा 46 सीट, नीलेश जी शायद संपर्क टूट गया है। जिगर जी आपसे बात करेंगे। अगर हम मराठवाड़ा 46 सीट्स, आपको क्या लगता है एमवीए और जो है महायुति में कितनी सीटें? जहाँ तक मराठवाड़ा की बात है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल 50-50 का मामला है, क्योंकि मराठा जो वोट्स है वो शिवसेना शिंदे गुट जो है, हालांकि अब तो शिवसेना वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो ग्रुप है उसमें बिल्कुल वो वोट परसेंटेज जो वो बटने की मेरे ख्याल से गुंजाइश है। तो मुझे लग रहा है ये 50-50 का मामला जरूर हो सकता है। अगर मराठवाड़ा में हम 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है उसका एक पैटर्न देखे, तो आप देखिए उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तकरीबन 23.2% आसपास वोट शेयर मिला था, और सामने बीजेपी और अगर शिंदे गुट की जो शिवसेना है उनको मिला ले तो उनको 40% आसपास का वोट शेयर मिला था। मुंबई कोंकण, इस बार इसमें बीजेपी के वोट शेयर में कमी आने की संभावना है। तो मुंबई कोंकण में 75 सीटें, विधानसभा में कितनी सीटें किसको आपको लगती हैं? देखिए थाने कोंकण जो एरिया है उसमें भी वापस मैं वही कहूंगा कि उसमें भी काफी जबरदस्त होल्ड जो है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का था, और उसके बाद जब शिवसेना शिंदे गुट का निर्माण हुआ तो उनका भी एक जो बेस बना उसकी वजह से वहां पर भी वोट शेयर को बटने की पूरी संभावना है। और हालांकि मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल इसके पिक्चर को देखें तो 60-40 का रेशियो रह सकता है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में। मैं आपको थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, लेकिन विदर्भ कितना विदर्भ में मैं मानता हूं महाविकास आघाड़ी को एज रहेगा कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस के जो किसान वोट बैंक है वो हमेशा उसके साथ रहा है, और हमने ट्रेडिशनली ये देखा है कि किसानों ने हमेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो भी वायदे होते हैं उस पर कहीं ना कहीं भरोसा किया है और उनके साथ जुड़े रहे। तो मेरे ख्याल से विदर्भा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी का एक हाथ ऊपर जरूर रहेगा। और वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्दर्न महाराष्ट्र? वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्दर्न महाराष्ट्र की जहां तक बात करें, वहां मुझे महायुति का थोड़ा पलड़ा भारी दिख रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे के जो गुट है उसके अलावा भाजपा को यहाँ पर काफी सफलता खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से उनके नंबर्स में भी इजाफा होगा और वो बहुत एक रिस्पेक्टफुल नंबर के आसपास पहुंच सकते हैं। अभिषेक, मैं अपने जो सहयोगी हैं अभिषेक, उनसे एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। जो पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है महाराष्ट्र में, और ये भी है कि ऐसा लगता है पोल ऑफ पोल्स में कि ज़्यादातर जो पोल ऑफ पोल्स हैं उनकी तरफ उससे लगता है कि जो महायुति है वो सरकार बना लेगी। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए जमीन हकीकत देखें अगर राहुल जी, तो देखिए तो साफ है कि कोई भी सरकार जिस तरीके से बहुमत यानी सही तरीके से किसी को नहीं मिल पा रहा, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जमीन हकीकत की अगर बात करें, जो यहाँ के लोगों की, अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनके मन में जरूर कहीं बदलाव दिखाई पड़ रहा है। बदलाव के लिए उन्होंने कहीं वोट दिया, या साफ समझ में जिन लोगों जितने लोगों से हमने आज बातचीत की है, पहले से बातचीत होती आई है, वह कहीं कहीं बदलाव देख रहे हैं, और बदलाव जहाँ महाराष्ट्र में लग रहा हो सकता है। क्योंकि देखिए जो लगातार जो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं कहीं के नेक टू नेक है, यानी बहुत बड़ा अंतर किसी में दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ जगह पर छोड़ दें तो जो जानकारी यानी जिस तरीके से हमने अब तक जो कवरेज यहाँ पर देखा है इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो जाए और कुछ सीटों से लेकर सरकार महाराष्ट्र बना ले जाए। यह एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। जहां तक आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई के लेकर एक बात कर दूं, आप देखिए मुंबई में 36 सीटें हैं। जो जानकारी है, जो कि जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग पैटर्न हुआ है, कहा जा रहा है कि यहाँ से 36 में से 32 सीटें महाविकास आघाड़ी ले जाएगी और 4 सीटें ऐसी बीजेपी को मिलेगा। तो यह एक बड़ा फैक्टर काम कर सकता है। जी अभिषेक, तो महा एग्जिट पोल जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो वेरियस एजेंसीज ने पोल किया, इस पे और चर्चा जारी रखेंगे हम। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की महाराष्ट्र के बारे में, वहाँ पर किस तरह से वेरियस एजेंसीज जो हैं उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिखाया है, उसमें किस तरह की बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं
झारखंड की और उत्तर प्रदेश में 9 जगहों पर हुए उपचुनाव की। मेरे साथ एक और बार जो हैं बहुत सारे जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ेंगे। अजीत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उन्होंने महाराष्ट्र पर भी अपने व्यूज़ दिए हैं, स्वागत है आपका। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़े हैं। बहुत झारखंड पे बहुत ही अच्छी नज़र उनकी रहती है, बहुत पैनी नज़र रहती है। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अजय सिंह जो कि रेजिडेंट एडिटर रहे हैं भास्कर के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे जो सहयोगी हैं अखंड प्रताप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। बात करते हैं अजीत शुक्ला जी से। अजीत जी, झारखंड की बात करें, मेरे पास जो इस वक्त वेरियस एजेंसीज़ के पोल्स हैं उसमें मटीज़ का अगर मैं देखूं तो वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है 42 से 47 सीट्स। जो विपक्षी गठबंधन है उसकी 25 से 30 सीटें, और जो बाकी हैं 1 से 4 सीटें। अगर मैं पीपल पल्स की बात करूं 44 से 53 सीटें, 25 से 37 सीटें विपक्षी गठबंधन को, और बाकियों को 5 से 9 सीटें। मैं चाणक्य की बात करूं तो एनडीए को 45 सीटें, इंडिया गठबंधन या फिर विपक्षी गठबंधन जिसे हम बोलते हैं 32 सीटें। एक्सिस माई इंडिया मुझे अकेला ऐसा दिखाई देता है जो कि एनडीए को कम सीटें 25 सीटें दे रहा है, और 53 सीटें जो हैं वो जो है विपक्षी गठबंधन को दे रहा है, और 3 सीटें अन्य को दे रहा है। टाइम्स नाउ जेवीसी अगर उनकी बात करें तो वो भी एक बार फिर एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं 40 से 44 सीटें, और जो विपक्षी गठबंधन है 30 से 40 सीटें। काफ़ी पास है, लेकिन फिर भी बढ़त जो है वो एनडीए की तरफ दिखाई जा रही है। आपको क्या लगता है झारखंड में क्या होने जा रहा है? राहुल जी, एक चीज जान लीजिए, झारखंड आदिवासी और आदिवासियों की बात पर जो है बहुत ज्यादा अडिग रहता है, और जैसा पीछे भी हमारी आपकी चर्चाएं हुई हैं इसको लेके, तो उसके बाद में एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट बताऊं, सन 2000 से मैं जानता हूं, जब मैं वहां हिंदुस्तान अखबार का इंचार्ज था, तो उस दौर से जानता हूं और वहां के रुख को जानता हूं कि आदिवासी किधर जाएगा। तो आदिवासी का रुख क्या सर्वे करने वाले लोग भांप पा रहे हैं? और यह बात मैंने कुछ जो सर्वे करने वाले लोगों से पूछी, तो उनका ये कहना था कि बस अब ठीक है, जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए थे उन्हीं के से वो बात कर पा रहे हैं, उन्हीं को जोड़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटरनली आप जा ही नहीं पा रहे हैं जंगल की तरफ और उधर की तरफ, और वो वोट किधर जाता है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का, उसको लेकर के वो है। और दूसरा, हेमंत सोरेन की पत्नी जिस तरीके से सक्रिय हुई, उसका एक बहुत बड़ा असर। कांग्रेस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जेएमएम बहुत अच्छा लड़ रही थी, और उसी का फायदा कांग्रेस को भी मिल रहा है, और कांग्रेस का वोट बिना कहे जेएमएम को जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो कोई बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति दिखा। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वेरियस एजेंसीज के, उसके हिसाब से एक ही मुझे एक्सिस माई इंडिया का पोल ऐसा दिखता है जिसमें जो एनडीए है वो सरकार नहीं बना पा रहा है, बाकी सब एग्जिट पोल जो हैं झारखंड में एनडीए की सरकार जो है बना रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में 12 से 9 सीटों पर जो है बीजेपी आ गई, तो 14 में से, तो ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर बड़ा ऐसी स्थिति है जिसके कारण जो है एक बार ट्राइबल वोट जो खिसका था वो दोबारा बीजेपी के साथ आ गया है? क्या जो बातें बीजेपी ने कही कि घुसपैठिए आ गए हैं, या बाकी बातें की हैं कि वहाँ पे ट्राइबल लड़कियों से शादी कर रहे हैं घुसपैठिए और ज़मीनों को हथिया रहे हैं, ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं, और इसमें चाणक्य, हालांकि जो ये एक्सिस माई इंडिया है, एक्सिस माई इंडिया को मैं लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि इसने बहुत लंबे चौड़े वो दे दिए थे, और फिर हरियाणा चुनाव में देखा, हरियाणा में सबके गलत हुए, लोकसभा में भी सबके गलत हुए। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का पोल मुझे थोड़ा रियलिटी के पास दिखाई देता है। पहली बार मैं प्रदीप गुप्ता को मैंने वो भी किया है, ट्वीट पर एक जवाब भी दिया है कि भाई आप थोड़ा इस बार लग रहा है कि ढंग से काम हुआ है। उसकी वजह दरअसल ये है कि जो मुद्दे जिन पर बात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए
बहुत साफ सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव डराने वाला है, और जो इंडिया गठबंधन का नैरेटिव है वो पॉजिटिव कैंपेन है। तो इंडिया नैरेटिव, इंडिया गठबंधन जो है या विपक्षी गठबंधन है लोकसभा में, तो उसका नैरेटिव भी डराने वाला था, जो है संविधान बदल देंगे, जो है यहाँ वो नहीं है ना। यहाँ जो है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने खासतौर पर सरकार ने जो चीजें दी हैं उनसे शुरुआत होती है बात, कि भाई आपको ये पैसा मिल रहा है, आपका बिजली बिल माफ हो गया, आपको आपका जो कर्ज माफ हो गया, पुरानी पेंशन मिल रही है, ये सारी चीजें, इनसे बात होती है। तो हेमंत सोरेन पे जो करप्शन के चार्जेस लगे, जो आरोप लगे, आपको क्यों लगता है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हमारे मतलब देश के लोग हैं, वो जो है इन आरोपों के कारण हेमंत सोरेन को बुरा नहीं मानेंगे? पहली बात तो ये है कि हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे, जिनकी वजह से वो जेल गए, जो कोर्ट ने जमानत देते समय जो टिप्पणी की है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि कोई इस तरह के प्रथम दृष्टया कोई चीज साबित नहीं हो रही। तो उससे उन आरोपों में काफी कुछ जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की जब 5 साल की सरकार थी, उन्होंने जो चीजें की थी वो चीजें ऐसी थी कि जिन, और अब जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिलती हैं। दरअसल आपको मैं बताऊं कि सीएनटी और एसपीटी को डाइल्यूट करने का काम किया था, पूरा झारखंड उबल गया था, खूंटी में पत्थल गड़ी हुई उसको लेकर के, जिसमें 11,000 आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज किया गया, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए, ये सारी चीजें लोग। और फिर छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, हसदेव जंगल का मामला, यहाँ पर ये लोग उठाते हैं, खासतौर पे इंडिया गठबंधन, या आप कहें तो हमारे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये लोग उठाते हैं। ये लोग मणिपुर की आदिवासी लड़कियों को जिस तरह से नग्न किया गया वो भी उठाते हैं, वो सवाल भी उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सरकार बेटियां छीन रही है, तो हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई बेटियों की इतनी चिंता है तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? मैं अजीत शुक्ला जी को इस बहस में लाना चाहूँगा। अजीत शुक्ला जी जो हैं वो बहुत, जो ये एग्जिट पोल हैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो एग्जिट पोल आए हैं अब तक, अजीत शुक्ला जी, क्या वो आपको सही लगते हैं? अजीत जी, देखिए, मैं किसी का मैथोडोलॉजी नहीं देखा हूं और कितना सब्सटेंशियल वो सर्वे किए हैं, क्या किए, क्योंकि बड़ा क्लोज इलेक्शन होता है। झारखंड में जो है लगभग जो है 26% के आसपास जो है आदिवासी हैं, और लगभग जो है 11%, 10% के आसपास जो है वो दलित हैं, और 10%, 11% के आसपास 2011 के सेंसस के अनुसार मुसलमान हैं। तो और उसके बाद लगभग 10% वहाँ पे जो है महतो हैं, और लगभग जो है 6% यादव हैं, और 5 से 10% के आसपास वहाँ पे जो है वो अपर क्लास हिंदू होंगे, और लगभग जो है 36% के आसपास जो है वो लमसम जो है 26 से 36% के आसपास जो है वहाँ पे ओबीसी हैं, जो रेस्ट ओबीसी होते हैं, और जो छोटी छोटी जातियां हैं वो हैं। तो मुझे जो है वहाँ पे आदिवासी और मुसलमान जो है, मुस्लिम और आदिवासी जो है कंसोलिडेशन में दिखे थे। मैं जब गया था वहाँ पे, तो वो संथाल वाले एरिया में और जो है कोल्हान वाले एरिया में जो है आदिवासियों का सेंटिमेंट था, एंटी इनकम्बेंसी था। जो छोटा स्टेट है, 81 सीट वाली स्टेट है, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हमेशा हो जाता है 2-3 साल के अंदर में, तो एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन उसके बाद जो एक एपिसोड हुआ, गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की, उसके बाद अचानक जो है वो गिरफ्तारी के बाद जो है वो फिर से वो रिलीज हुए। तो गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है वो आदिवासियों के बीच में है। जब भी पिछले अगर 24 साल में देखें, जब से गठन हुआ है झारखंड का, बिहार के अलग हुआ है, तो बीजेपी की राजनीति तो वहां पे बहुत डिफरेंट नहीं है, आपको नहीं लगता अजीत जी? बीजेपी की राजनीति है ओबीसी वोट को एक तरफा करना, या बाकी जो बिहार से वहां पर लोग आके बसे हैं, बाहर से आके बसे हैं, वो और ओबीसी वोट को एक साथ करके जो फैक्टर जो है ट्राइबल वोट्स का, उसे न्यूट्रलाइज करना। वो वोट जो है पहले लगातार जो है वो जेएमएम से अलग रहा करता था, उसमें जो है वो डेंट लगाया है जेएमएम ने कहीं ना कहीं। जो वोटर्स थे, जो ओबीसी वोटर्स थे और जो थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोलते थे पहले जेएमएम के लोग, तो उनको डर लगता था। लेकिन जब 5 साल का सत्ता शासन हुआ, तो उस बीच में जो है एक ऐसी इमेज बन गई कि भाई ये उतना कुछ नहीं कर रहा है, तो लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा। चंपई सोरेन का अलग होना, बीजेपी के साथ जाना, चुनाव की टिकट लेना, कैसा असर दिखाता है? जी, एक बार फिर से पुनः सवाल किया जाए।
मैंने कहा चंपई सोरेन का जो है वो हेमंत सोरेन से अलग होना, परिवार बड़ा विश्वास करता था, उनको अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद आके हटा दिया, वो हटे और उसके बाद बीजेपी से अब टिकट लेके लड़ रहे हैं, ये कितना असर जो है जेएमएम पे डाले? ये चंपई सोरेन, जेएमएम के जितने भी लोग होते हैं ना, जेएमएम का नेता जो है एक ही है, शिबू सोरेन। और जो है वो चाहे चंपई सोरेन हो चाहे लोविन हेम्ब्रम हो, ये सब लोग जो है एक ही चीज जानता है, वो तिरछा। वो वहां पे जो है एक ही चीज चलता है कि जो उसके नेता होते हैं उसको जो है सिंबल से वो किया जाता है। तो वो बहुत गहराई से गौर से देखना होगा कि वो अपनी सीट कितना बचा पाते हैं या नहीं, लेकिन वहां पे बचा लें अगर तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन वहां पे ज्यादातर वो नेता कोई भी नहीं, शिबू सोरेन सबसे बड़े नेता है, सबसे एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उनकी है झारखंड आंदोलन से लेके। थोड़ी तो सीटों पे अगर बात करें, जो मैं चाहूंगा राजेंद्र तिवारी जी थोड़ा एक एक अगर इम्पोर्टेंट सीटों पे बात करें। बरहेट की सीट हेमंत सोरेन, हाँ बरहेट की सीट हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, बीजेपी से गमालियन हेम्ब्रॉम है वहाँ पर, वो जो हैं उनके सामने हैं। आपको क्या लगता है क्या होने का? गमालियन हेम्ब्रॉम पिछली बार आसू से लड़ रहे थे और 2500 वोट पाए थे हेमंत सोरेन के खिलाफ। और दूसरी बात कि हेमंत सोरेन की सीट को लेकर के जब इनको कहा गया, लुइस मरांडी जो बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की थी, उनको कहा गया कि आप बरहेट में लड़ें, क्योंकि लुइस मरांडी दुमका में हेमंत को हरा चुकी थी 2014 में। तो उन्होंने कहा मैं हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहती, और वो उन्होंने कहा दुमका से लड़ूंगी। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दुमका की बात करें, बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई। हाँ, दुमका से बसंत सोरेन है, ये टफ सीट हो गई है, चूंकि जो यहाँ से सुनील सोरेन है भारतीय जनता पार्टी के, वो 2019 में सांसद भी थे, जीते थे, और शिबू सोरेन को उन्होंने हराया था। पिछली बार सीता सोरेन के आने की वजह से उनका टिकट कट गया और उनको कमिट किया गया था कि दुमका से तुमको टिकट मिलेगा, जिसकी वजह से लुइस मरांडी को टिकट नहीं दिया गया। अब यहाँ पर एक खास बात यह है, आज की अगर पोलिंग देखें तो आज की पोलिंग में ये उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। गांधी की सीट, अगर बसंत सोरेन के लिए, बसंत सोरेन की ये सीट फंसी हुई दिखाई देती मुझे। गांधी की सीट कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है, वो तो क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं है। गांधी आपको लगता है बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर है जी, उसमें धनवर की सीट जो है वो बाबूलाल मरांडी की सीट जो है, राज धनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी 2014 में चुनाव हार चुके हैं राजकुमार यादव से, जो उनके सामने इस बार खड़े हैं माले से। इस सीट पर एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि यह सीट वैसे गई थी माले के पाले में इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब उसके चलते ये माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को आसानी हो जाएगी अपनी सीट निकालने में, लेकिन बाबूलाल मरांडी के जो भारतीय जनता पार्टी से निरंजन राय एक तो खड़े हो गए, जिनको बाद में अभी बड़े ड्रामेटिक तरीके से उनको वापस कराया गया, चॉपर में जामताड़ा ले जाके फिर गाड़ी में। मैं लास्ट अब आपसे रांची की सीट पे बात करूंगा। रांची की सीट महुआ माझी जो है वो चुनाव लड़ रही है जेएमएम की, बड़ी वोकल लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है? सीपी सिंह उनके सामने है, पिछली बार बड़ा मुश्किल चुनाव रहा था, 5000 वोटों से सिर्फ सीपी सिंह जीते थे। हाँ, वो भी आखिरी दो तीन राउंड्स में वो निकल पाए थे आगे, और इस बार भी ये चुनाव फंसा हुआ है। जी, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ जाना चाहूँगा झारखंड से, क्योंकि वहाँ पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बहुत सारे बड़े नेताओं की साख उसमें लगी हुई है। मैं चाहूँगा अजय शुक्ला जी, कैसा लग रहा है? देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है बड़ी गाज़ियाबाद में 33.30% है, सीसामऊ में अब 55.03% है, कुंदरकी में जो है वो 57.32% अब तक हुआ, 5 बजे तक हुआ था। करहल में ये बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि 5 बजे तक के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। करहल में 44.70 जो है वो परसेंटेज है, कटहरी में 56-57% है, मीरापुर में 57% है, माझवा में 50% है, खैर में जो है 46 कम, मतलब फूलपुर में 43.44 कम वोट पड़े हैं। क्या कारण आप सोचते हैं और किस तरह से देखते हैं चुनाव? राहुल जी, जिस तरीके से वहां की सारी जगह की, सीसामऊ क्षेत्र की तो मैं पर्सनली बता सकता हूं, क्योंकि मेरे परिवार के लोग वहां डालने गए थे वोट, तो मुझे पता है वहां पर यह स्थिति है
कि पुलिस वोट डालने से रोक रही थी, चेक कर रही थी कि आप हो कौन, और आपको जात के आधार पे, आपको धर्म के आधार पे रोकने की कोशिश हो रही थी। तो यह चीज ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा शेष जो बाकी जगह से इंफॉर्मेशन है उसमें आप देखिए कुंदलकी की सीट पे जिस तरीके से किया गया वो अपने आप में पुलिस ऐसे लग रही थी जैसे पुलिस की बुलडोजर बन के खड़ी हो गई हो। यही स्थिति मीरापुर में लग रही थी, यही और तमाम सीटों पे लगी है। तो ये, और जहां बीजेपी मजबूत है वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें एकदम से बदली हुई सी नजर आती है। अब ऐसे में क्या यदि सपा का जो वोटर है वो यदि वोट नहीं कर पाया है और जिस तरीके से करने से रोका गया है, तो उस हालत में तो नतीजे बहुत कुछ बदल सकते हैं। अजीत शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने सहयोगी अखंड कभी भी बाय इलेक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एडवांटेज रहता है। इसमें ज्यादातर सीटें जो है वो चाहे तो क्षेत्रीय पार्टी की थी और नहीं तो जो है इंडिया ब्लॉक की थी, लेकिन इसमें एडवांटेज रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी, आपको क्यों लगता है एडवांटेज रहेगा? जिस तरह के पोलिंग्स हुए हैं और जैसे जिस तरह से आ रहे हैं कैंपेन्स, जिस तरह के हुए और जिस तरह के पोलिंग हुए हैं, उससे ऐसा ही रिफ्लेक्शंस हो रहा है कि इसी तरह के नतीजे आएंगे। अखंड से मैं चाहूंगा, अखंड हमारे सहयोगी ग्राउंड से पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसे जानते हैं। अखंड, आपको कैसे लगता है इन 9 सीटों पर आपको किस ओर जाता हुआ चुनाव दिख रहा है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से थोड़ा सा डायसी बना है मामला, थोड़ा सा संदिग्ध बन रहा है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन ये जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव बहुत अच्छे से अजीत जी ये जानते होंगे, चुनाव दर चुनाव वोटिंग परसेंटेज बढ़े या घटे, इससे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन जीतने जा रहा है। मैं बहुत सारे चुनावों का आपको जो एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो अखंड, आप कुछ बोल रहे थे, उस पर जरा जारी रखिए। जी, तो ये जो पूरा चुनाव है, ये चुनाव ये बताता है, क्योंकि शहरी इलाकों में जहां जहां भी देखा गया वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम रहा। गाजियाबाद सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा। ये बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद। गाजियाबाद में जबरदस्त बीजेपी की लहर रहती है। जी, लेकिन 50% तब भी नहीं हो पाया था लोकसभा चुनाव के दरमियान भी। बावजूद इसके बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई थी, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीती थी, 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन था। तो ये समझा जा सकता है शहरी इलाकों में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। ग्रामीण इलाकों की बात अगर देखी जाए तो वहां पे वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो बहुत तेजी से वोट परसेंटेज ऊपर जाता है। और ज्यादातर जब हम लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट से देखा, अपने रिपोर्टर से और बाकी जो तमाम जो दूसरे जो हमारे मीडिया के साथी हैं या स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से जब लगातार हम बात कर रहे थे तो इस तरीके की कोई बात सामने आई भी नहीं कि नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। और सीसा मऊ का जिक्र अभी कोई कर रहे थे हमारे सम्मानित गेस्ट, तो वो सीसा मऊ का भी मैं हाल बताऊं कि सीसा मऊ में भी लोगों से जब बात की गई, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट ली और रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि जो पोलिंग बूथ पे रोकने की बात हो रही थी कि पहले उनका जो बुर्के वाली बात हुई थी तो बुर्के पे उनका चेक किया जाए कि फोटो पर बुर्का, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं हमने भी ग्राउंड पे चेक करने की कोशिश की, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। जो पहले बात हो रही थी कि जो है बुर्के में फेस जो है उठा के देखा, पुलिस वाले देखते हैं, ऐसी घटनाएं हमें मिली नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हुआ। इस तरीके की बात जी सर, जी अखंड, मैं कह रहा था कि इस तरीके की बात सामने आई नहीं। जी राहुल सर, इस तरीके की बात वाकई में सामने नहीं आई और ये एक अलग तरीके की बात थी। एक प्रोपेगेंडा जरूर खड़ा किया जा रहा था, चाहे दोनों तरफ की बात कर लिया जाए, एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा था। मैं एक छोटा कमेंट जो है सारे अपने मेहमानों से लेना चाहूंगा। राजेंद्र तिवारी जी, कि 9 सीटों में से आपको क्या लगता है किस ओर जा रहा है चुनाव? नहीं, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है और ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी। अजीत शुक्ला जी, इन 9 सीटों पर किस तरह का चुनाव देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है, ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। अजय शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं? मुझे भी बीजेपी का अपर हैंड नजर आता है।
तो सारे मेहमान जो हैं वो देखिए, हमने महाराष्ट्र पे बात की, हमने झारखंड पे बात की, हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पे बात की। बहुत सारे फैक्टर्स इन जो चुनाव हैं उसमें हमारे को देखने को मिले। महाराष्ट्र में हमारे मेहमान कहते हैं कि क्लोज चुनाव है। झारखंड में ये कहा जा रहा है कि जेएमएम, बहुत सारे मेहमान जो हैं वो कहते हैं कि जेएमएम जो है उसे एडवांटेज इस झारखंड के चुनाव में मिलेगा। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। इस महा एग्जिट पोल में जो पोल ऑफ पोल्स हमने किया उसमें उन्होंने हमारा सहयोग दिया, हम अपनी बातें बताई। महा एग्जिट पोल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला जारी है।